नमस्कार, मैं हूँ पूजा मेहरोत्रा और आज मैं आपको मिलवा रही हूँ बिहार पुलिस के एक जांबाज पुलिस अधिकारी से, जिसने अपने काम के आगे ना तो चार्ली माइक के बारे में आपको बाद में पता चलेगा, ना उनकी धौंस को सुना और ना ही अपराधियों को छोड़ा। यहाँ तक कि एसपी होने के बाद भी वो क्राइम स्पॉट पे सबसे पहले पहुंचने वाले अधिकारियों में से रहे। मैं बात कर रही हूँ आईपीएस अमित लोढ़ा जी की, जिनकी किताब मेरी खाकी मेरी जिंदगी पिछले दिनों आई है और इसका आज हम लोग बुक लॉन्च कर रहे हैं। और बहुत बहुत बधाई हो अमित जी आपको इस किताब के लिए। एक बेहतरीन किताब बहुत दिनों बाद पढ़ने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सॉफ्ट कवर में। ये है किताब अमित लोढ़ा जी की मेरी खाकी मेरी जिंदगी। आप इसको देखें। इसमें अमीश त्रिपाठी ने, जो खुद बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी है और वीरेंद्र सहवाग भी इनके साथ जुड़े रहे हैं और उन्होंने भी लिखा है। अमित की आईपीएस अधिकारी बनने की प्रेरणास्पद यात्रा के बारे में मैं पढ़कर अच्छा लगा। आज के युवाओं के लिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद पूजा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि किताब बहुत ही रोमांचक है और इस किताब को आप लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? पूजा जी, मैं लिखना मेरा शौक कभी नहीं था, बट आप कह सकते हैं कि एक नैसर्गिक टैलेंट था कि लिखता था तो अच्छा लिखता था। स्कूल में भी टीचर, स्कूल में मैगजीन का एडिटर था, फिर आईआईटी में भी अपने आईआईटी मैगजीन का एडिटर था। उसके बाद मन में हाँ आईआईटी में कि लिखूंगा, लेकिन लिखना बहुत मेहनत का काम है, इतना आसान काम नहीं है। मैं तो आप सबको सलाम करूंगा कि आप लोग लिख लेते हैं। और चेतन भगत मेरे बैचमेट हैं आईआईटी से। अच्छा। पहले मेरे मित्र नहीं थे, लेकिन आज काफी अच्छे मित्र हैं। तो उनकी जब किताब आई 5 पॉइंट समवन, तो मुझे काफी टीस सी पहुंची। मुझे लगा कि अरे चेतन ने किताब लिख दी, मैं भी लिख सकता था, लेकिन लिखा नहीं। और आईपीएस की अपनी नौकरी में काफी व्यस्त भी रहा और कभी सोचा नहीं कि लिखने का कोई ऐसा मौका कभी मिलेगा। फिर प्योर चांस की बात है कि मेरे को लिखने का मौका मिला। मैंने अपनी पहली किताब लिखी बिहार डायरीज, जो आज भी मुझे बड़ा रोमांच होता है। हर रोज मेरे से कोई ना कोई नव प्रशिक्षु, आईपीएस ऑफिसर्स, डीएसपीज, पब्लिक, सिविलियंस, कोई भी आता है कि सर ऑटोग्राफ करके दीजिए, साइन करके दीजिए। और हमको किताब बहुत अच्छी लगी पढ़ के, और सबसे अच्छी बात है उसको पढ़कर हमको पता चला कि एक पुलिस वाले की जिंदगी में क्या क्या होता है और पुलिस के बारे में हमारी जो धारणाएं थी वो कितनी बदली। आप जानते हैं आमतौर पर पुलिस के बारे में लोगों का सोच थोड़ी अलग रहती है। तो मुझे बहुत खुशी की वो किताब सक्सेस एक अपनी जगह है, उसको पढ़कर बहुत लोगों की पुलिस के प्रति जो धारणा है वो बदली। और उसके बाद फिर मेरे जो पब्लिशर्स है पेंगुइन इंडिया, वो चाहते थे कि मैं एक किताब और लिखूं। कई रीडर्स का रोज आता था कि सर आपके और भी तो कई किस्से होंगे, अनुभव होंगे, आप लिखिए। और मैं चाहता था कि जो एक आईपीएस ऑफिसर की जिंदगी है, नॉर्मल जिंदगी, केसेस अपनी जगह है, आईपीएस अफसर कैसे आम जिंदगी बिताता है, उसके घर में क्या क्या होता है, परिवार कैसे रहता है, बीवी बच्चे, उसका अपने सबॉर्डिनेट से क्या रिश्ता रहता है, उसके क्या उतार चढ़ाव होते हैं, ये सब मैं लिखता हूँ। और मेरी जो जर्नी है फ्रॉम एन आईआईटीएन टू एन आईपीएस ऑफिसर, उसके बारे में मैंने लिखा कि एग्जाम्स में कैसे मैं तैयारी की, मैं कैसे मैं बुरे हालात में था, मेरा बड़ा आईआईटी में बुरा समय चल रहा था। तो ये सब चीजें मैंने लिखी और मुझे नहीं पता था कि दूसरी किताब को भी लोग इतना सराहेंगे। इंग्लिश में ये पहले पब्लिश हुई एज लाइफ इन द यूनिफॉर्म, और जब इंग्लिश में इतनी सराही गई, लोगों को इतनी पसंद आई, तो मैंने फिर हिंदी, हमारे जो रीडर्स हैं उनके लिए ये किताब को अनुवाद कराया। और मुझे बहुत खुशी कि ऑलरेडी इसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं हिंदी में भी। अब आपका ये 20 साल का अनुभव, 20 साल से ज्यादा का अनुभव हो चुका है। 24 24 साल हो रहे हैं। हाँ ठीक है, 25 साल मुझे दिल्ली में और आपको 24 साल वहां गए हुए हो गया। किताब के कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो इतने इंटरेस्टिंग है, मतलब वो लगता है कि आप ना चाचा चौधरी हम लोगों ने बचपन में पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी किताबें, वो जो कॉमिक्स हम लोग पढ़ते थे। कुछ जगह पे आपके ना पॉपअप ऐसे ही आता है, मतलब बहुत सारे आप जब क्राइम स्पॉट पे होते हैं तो बहुत जगह आपने लिखा है कि मैं मुस्कुराता रहा, मैंने इधर उधर ये सोचा। अब जब आप और बड़ी जिम्मेदारी पे आ गए हैं, आपने बताया मतलब आप एससीआरबी के आईजी हैं, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस वालों के लिए अब आपको क्या करना चाहिए? क्या इसमें आपका कोई रोल होगा या अपराध को लगाम लगाने के लिए कुछ काम करेंगे आप?
इस पोजीशन तो पे आने के बाद? मैं तो किसी भी पोजीशन में रहूं, एक तो मुझे अपनी वर्दी से बहुत ज्यादा प्यार है। आई एम वेरी प्राउड टू बी पुलिसमैन एज एन आईपीएस ऑफिसर। और हमारी नौकरी में सबसे अच्छी चीज की, एक तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, हम्म, और आप किसी का दुख दर्द समझ के, आपको जैसे एक डॉक्टर तुरंत बाम लगाता है, दवा रख के उसकी पीड़ा को दूर करता है, एक पुलिस वाला भी बहुत हद तक ये काम कर सकता है। हम्म, कि आप किसी के साथ कोई अन्याय हो गया है, किसी के साथ किडनैपिंग हो गई है, क्राइम हो गया है, या किसी को गलत फंसा दिया गया है, तो मेरी आदत रही है राइट फ्रॉम मेरे पहले दिन से नौकरी के आज तक कि मैं उसमें हमेशा जो एक कॉन्शियसनेस होती है, एक इंटेग्रिटी बहुत तरीके की होती है। एक होती है कि आप ईमानदार हैं, वो चीज अपनी जगह, वो तो एज एन आईपीएस ऑफिसर हम सबको करना ही चाहिए। लेकिन एक इंटेग्रिटी थी कि जो सही के लिए खड़ा होना, न्याय दिलाना, लोग कोई डिसीजन लेना। कई बार होता है, हमारी आदत होती है अक्सर हमारे विभाग में कि पिटिशन आ रही तो उसको ऊपर नीचे एक फुटबॉल की तरह पास करते रहते हैं। चाहे वो आदमी गरीब हो चाहे धनवान हो, बेचारा वो आप इधर के पास जाइए, उसके पास जाइए। लेकिन मेरी आदत हमेशा रही डिसीजंस लेने की। चाहे मैं एएसपी था या एज एन आईजी था, जो मुझे चीज सामने दिखी, मुझे लगता है सही है, तो आई टेक अ डिसीजन, स्टैंड बाय इट, कि मैंने ये सही डिसीजन लिया और आदमी को न्याय मिला। तो वो बहुत बड़ी इस कुर्सी की खासियत है। ये आप डिसीजन ले सकते हैं, लोगों को न्याय। मैं जब गया, मैं आईजी था इससे पहले, हम्म, बहुत से गरीब गरीब छात्र मेरे पास आते थे कि सर हमारा वेरिफिकेशन बहुत दिनों से पेंडिंग है, पुलिस वेरिफिकेशन। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर किसी ने झूठा केस कर दिया है, हम बहुत दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमको कोई न्याय नहीं मिलता है। मैं तुरंत तुरंत ऐसे केसेस को बुला के अपने ऑफिस में फाइल देखकर तुरंत डिसीजन लेता था। देखकर समझ में आ जाता था कि इसमें कुछ भी कोई आरोप बनते नहीं है। और बहुत ऐसे केसेस मैंने डिसीजन लिए एज एन आईजी। उससे पहले मैं आईजी फ्रंटियर था राजस्थान में, बीएसएफ में। तो करीब 20,000 सिपाही मेरे साथ काम करते थे। उनके वेलफेयर के लिए जो कुछ भी मैं कर सकता था, मैंने किया। आपने सुना होगा, एक बहुत अच्छी वेब पोर्टल है भारत की v.gov.in, हम्म, जिसमें आप जितने भी हमारे सीएपीएफ के जांबाज जो शहीद होते हैं, उनके परिवार वालों को आप उसमें आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं। भारत सरकार की वेबसाइट है ये। उसमें मैंने बहुत मेहनत की। करीब मैंने खुद अपने मेहनत से करीब 45 करोड़ रुपए उसमें रेज किए थे, जिसमें तभी ये वीरेंद्र सहवाग, अक्षय कुमार जी, ये सब मेरे साथ आए और उनसे आज मेरे संबंध बने। तो हम्म, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एज एन आईजी, एज ए पुलिस ऑफिसर, अपने सिपाहियों का भी वेलफेयर करता हूँ, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे ये जनता है जिनके साथ अन्याय होता है, अपनी तरफ से मैं जो मैं छोटी कोशिश कर सकता हूँ, मैं जरूर करता हूँ। अब आप फिर से मैं वही सवाल पे आ रही हूँ कि आप बहुत बड़ी पोजीशन में पहुंच गए। आने वाले समय में और थोड़ा 1-2 साल में आप उस जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे हर पुलिस आईपीएस बनने के बाद हर कोई चाहता है कि मैं उस जिले का सर्वोच्च हो जाऊं। पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है क्या? और उसके लिए आप क्या करेंगे? बिहार की हालत तो बहुत खराब है। बीइंग अ बिहारी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी मैं जाती हूँ और अभी भी बहुत बार ऐसे काम बिहार पुलिस से होते हैं हमारे। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या जरूरतें हैं बिहार में अभी? मैं दोनों तरह से बात करूंगा, पुलिस रिफॉर्म के और बिहार के बारे में। बिहार पुलिस में क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूँ, नंबर वन। नंबर टू, इसलिए नहीं कि अभी मैं बिहार पुलिस में हूँ, अभी बिहार सरकार के अंतर्गत काम करता हूँ, बट वाकई में बिहार पुलिस ने काफी जबरदस्त काम किया पिछले कई साल। इसको कोई बात झुटला नहीं सकता है। और आज की तारीख में बिहार में जो क्राइम स्टैटिस्टिक्स आप देखिए, बाकी देश के कई राज्यों से बहुत ज्यादा। और आम आदमी अपनी जिंदगी बहुत आराम से बसर करता है। मैं आईजी गया था तो वहां पे मुझे कभी क्राइम की शिकायत नहीं आती थी कि हमारे साथ ये घटना हो गई, हमारे साथ वो घटना हो गई। तो इसमें पुलिस का जबरदस्त योगदान रहा है। बिहार सरकार ने पुलिस कर्मियों को बिल्कुल खुली छूट दी है। और ये मैं बिल्कुल कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा हूँ। जो क्राइम के मामले में, उसमें आपको बता रहा हूँ कि क्राइम के मामले में बिल्कुल जो क्राइम करता है उस पर बिल्कुल नकेल कसी जाती है। और आज आप देखिए कि जो अपराध होते हैं, किडनैपिंग, मर्डर, एक्सटॉर्शन, जो पहले थे, बिल्कुल आज ना के बराबर है। आज कोई बिहार में बाहुबली भी नहीं है। तो इस सब में बिहार पुलिस का जबरदस्त योगदान रहा है। हम्म, सभी लोगों ने इसमें काम किया, और खासकर मैं अपने जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, सिपाही हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो नीचे के पदाधिकारी, उन्होंने तो जबरदस्त काम किया, क्योंकि उन्हीं की मेहनत पर आज हमारा जो भी सो कॉल्ड सक्सेस होता है एज आईपीएस ऑफिसर्स। हमारा काम उनको लीड करना है, डायरेक्शन देना है, बट असली काम तो वही लोग करते हैं। हम्म, तो मैं तो बोलूंगा, मुझे बहुत गर्व है। रही बात पुलिस रिफॉर्म्स की, देखिए मेरा अपना ये मानना है, मैं सीनियर पदाधिकारी हूँ, बट ये सब चीजें तो सरकार में बहुत हाई लेवल पर डिस्कशन होती है। बट मेरा ये अपना मानना है कि अभी भी पुलिस को काफी चीजें मिली हुई हैं। कोई ऐसा नहीं कि पुलिस को, ये तो आपका है कि आपको कितने भी चीजें, देखिए मान लीजिए किसी को 2 साल मिल जाते हैं एज ए फिक्स टेन्योर, यही आजकल पुलिस रिफॉर्म की बात हो रही है। तो उसमें भी तो वो आपके ऊपर, आप 2 महीने में भी इतना काम कर सकते हैं जो 2 साल की जरूरत नहीं है। आपकी इंटेग्रिटी, आपकी मंशा, आपकी सोच पर डिपेंड करता है।
तो हर आदमी की अपनी सोच है। कितने लोग बहुत बड़ी पोस्ट पे भी होते हैं, लेकिन उनकी सोच क्या है, उसके जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन कोई लोग हर जगह जाते हैं, जो उनका काम, उनका करने का तरीका होता है, चाहे वो 2 दिन रहे, चाहे 2 साल रहे, उस पे एक अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि बिल्कुल हमको पूरा फ्रीडम मिलता है, और मैं रिपीट करूँ, कोई डिप्लोमैटिक बात नहीं बोल रहा, फ्रीडम मिलता है। आपको जो डिसीजन लेना है, आपको लेने हैं। तो उसमें आपको फिक्स टेन्योर हो, ये हो, वो आपकी अपनी जो कॉन्शियस है, जो आपकी अंतरात्मा है, पूरा उस पे डिपेंड करती है। आई थिंक मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको मैंने बता दिया है कि कितने भी हम नियम कानून बना दीजिए, ऑलरेडी सीआरपीसी, आईपीसी वगैरह में काफ़ी सारे निहित प्रावधान हैं, जिसमें आपको पूरी फ्रीडम मिली हुई है। लेकिन उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप उस काम को कैसा करते हैं। किताब के कुछ चैप्टर मैं खोल रही हूँ, मैंने उसको थोड़ा फोल्ड करके भी रखा था। बिहार में आपका स्वागत है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद तो मैं बहुत हंसी, क्योंकि उस समय शायद मैं वहीं थी, दिल्ली में, बिहार में थी, और शायद दिल्ली ट्रांसफर मेरे को पढ़ने के लिए आगे आना था। फिर आपने लिखा, जिंदगी में तुम वही चाहते हो जो तुम, मतलब जिंदगी में तुम्हें वही मिलता है जो तुम चाहते हो। एक कहानी और आपकी है चार्ली माइक की। ये कुछ कहानियां ऐसी थी जिसको कि बहुत सारे लोग बिहार के रिलेट कर पाएंगे, जो देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि वो बहुत सारे लोग आपसे मिलना भी चाहते रहे होंगे। उसमें आप कहते हैं कि मैं ये सुन के गया था बिहार के बारे में, ये खैनी बनवाते हैं, है ना, और कुर्सी नहीं देते, लेकिन वो सब कुछ अलग सा साबित हुआ आपके आपके एक्सपीरियंस में। उसमें नया जोश भी था, एक जोशीला जवान जा रहा था कुछ-कुछ सुनते थे, मतलब जब नया-नया कोई भी आदमी जॉइन करेगा एज़ एन आईपीएस ऑफिसर, जो हम्म, बाहर का है, तो उसको तो लोग कहानियाँ बताएँगे, किंवदंतियाँ भी होती हैं, ये हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। हम्म, लेकिन मेरा तो सभी राजनीतिज्ञों के साथ बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, हम्म, और बहुत ही सुलझे हुए, बहुत अच्छे। और कभी किसी ने, मैंने अपनी पहली किताब में लिखा कि आज तक कभी भी किसी ने, मैं बोलूँगा इतना ज़्यादा फ्रीडम तो बहुत कम स्टेट से मिलता है, कि आपको जहाँ मर्ज़ी आप थानापारी लगाइए, जो पोस्टिंग जिसकी करनी करिए। और ये मैं नहीं, आपको शायद किसी भी आप आईपीएस से बात कर लें बिहार में, एसपी से बात कर लें, बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्रीडम उसको रहता है। तो हम्म, ये चीज़ यहाँ पे बहुत रेयर है, जो किसी और स्टेट में नहीं। हर हम्म, जगह के अपने प्लसेस माइनस हो सकते हैं। यहाँ बिहार का सबसे बड़ा प्लस एक तो ये है कि आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम रहता है जहाँ आप काम करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जनता का प्यार, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में भी जाता था तो 10-10, 15-15 साल बाद भी लोग किसी एसपी को याद करते थे कि सर फलाना एसपी हमारे टाइम रहे थे, उनका इतना नाम था, ये था। ये चीज़, ये प्यार, किसी का ट्रांसफर हो जाना तो उसके लिए पूरा रोड जाम करना, या उसके लिए बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक उसका था ना मान-सम्मान के साथ उसको विदा करना। ये सब चीज़ें तो बिहार में कमाल की, जो हम्म। आज भी हैं। एक कहानी कहीं आप इन्हीं कहानियों में एक थी कि चार्ली माइक का धौंस, मतलब चार्ली माइक के नाम से, और बाद में पता चला आपको कि वो सीएम का शॉर्ट फॉर्म है। हाँ, वो पढ़ने के बाद तो मुझे, मतलब मैं रात में ऑफिस से जाने के बाद ही हम लोग किताबें पढ़ सकते हैं, तो मैं जब वो पढ़ रही थी तो मैं बहुत हंसी। तो क्या इस तरह की वारदात, मतलब चीजें और भी आपके सामने आई जिसमें आपको कहा गया हो कि नहीं, ये तो सीएम साहब का ऑर्डर है, ये तो सीएम साहब के फलाने का ऑर्डर है, ऐसा कुछ? ये बिल्कुल, क्योंकि मैंने नया-नया जॉइन किया था एज़ एएसपी, तो हाँ, ऑब्वियसली कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते होंगे कि किसी हाँ, केस में मैं अनुसंधान नहीं करूँ या सही चीज़ को नहीं देखूँ, हाँ, तो बोल देना कि देखिए फलाना का ऑर्डर है, ये तो वहाँ से रुका हुआ है। हाँ, हाँ, तो मुझे एक्चुअली, क्योंकि नया-नया था, तो कोई भी आदमी इस बात को विश्वास कर ही लेगा, आपको तो कुछ आइडिया होता नहीं इन चीज़ों का। लेकिन क्योंकि नया था तो जोश भी था, और अंतरात्मा पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अभी भी कॉन्शियस स्ट्रॉन्ग है। हम्म, अब तो खैर एक्सपीरियंस हो गया, आइडिया हो गया कि क्या चीज़ है, लेकिन उस वक़्त तो कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, ऐसा तो होना नहीं हम्म, चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेट का कोई भी बड़ा नेता, मुख्यमंत्री, हम्म, मतलब ऐसे छोटे-छोटे मामलों में क्यों, मतलब किसी को रोकेगा? तो जब मैंने देखा कि उन केसेज़ को करके देखता हूँ जहाँ पे बोला गया कि नहीं-नहीं ऐसे-ऐसे रोक है। मैंने किया और देखा कि कहीं से कोई फ़ोन नहीं आया, कहीं से किसी ने नहीं रोका। तो मैं समझ गया कि जानबूझकर के नीचे के कुछ लोग ऐसा, आप कहते हैं ना बिहारी भाषा में, बरगलाने के लिए किसी को, मेरा अगला मतलब कि सवाल आपसे यही है हुँ, कि हुँ। 25 साल बहुत होते हैं, भाषा समझ आ गई या अभी भी कहीं कहीं अटक जाते हो आप? मैं भोजपुरी, भाषा में मैथिली? बोल तो नहीं पाता, लेकिन ऑब्वियसली इतनी मीठी और प्यारी भाषा है, मैथिली, भोजपुरी, जितनी भी मगही, जितनी भाषा है, हाँ, तो अ,
पब्लिक तो बाय एंड लार्ज हिंदी बोलती है, लेकिन स्टाफ से कभी कभी बात होती है तो वो इस तरह से बात बोलते हैं, तो अच्छा लगता है, सुन के तो अच्छा लगता ही है। और खासकर जो हम हैं, हम का जो इस्तेमाल बिहार में होता है, हम जाएंगे, हम बैठ गए, लीजिए दीजिए, तो ये बहुत ही क्लिष्ट हिंदी, और आप बोलेंगे बहुत हुनर की बात है, हर चीज में लीजिए दीजिए। हम्म। और मैं क्योंकि राजस्थान से था, तो हमारे यहाँ थोड़ा तुम का या तू का प्रचलन था। हम्म। बिहार में तो देखा, यहाँ पे सब लोग हम बोलते हैं। हम्म। तो ये सब चीजें तो दिखाता है कि पुरानी जो संस्कृति है कितनी डीप रूटेड है। और अब आपकी गाड़ी में भोजपुरी गाने कैसेट्स होते हैं या नहीं, ये मेरा मतलब। नहीं, आजकल नहीं है, आजकल नहीं। देखिए, पहले का जमाना था तो सिर्फ कैसेट्स चलते थे, हाँ। तो ऑब्वियसली ड्राइवर के अपने खुद के कैसेट्स भी होते थे, वो हम्म। चलाता था। उसमें कुछ में बहुत मजा भी आता था, कुछ समझ में नहीं आते थे। हम्म। लेकिन आजकल तो एफएम वगैरह हो गया है, हम्म। तो लगातार उसी पे जो चलता है। तो हम्म। अभी मेरी गाड़ी में जो एफएम चलता है उसमें बीच बीच में बात होती है भोजपुरी मगही वगैरह में, वो जो बोलते हैं, रेडियो जॉकीज हैं बोलते हैं, वो हम्म। सुनता हूँ। लेकिन हाँ, गाने तो अब यूनिवर्सल सब जगह पूरे इंडिया में तो अब हो ही गया, सेम ही हो गया, सिर्फ बिहार ही क्यों, हर जगह। हम्म। ये बिरजा कहार वाला मामला जो था ना, वो बड़ा ही रोचक रहा है। वैसे तो बहुत सारे किस्से, मतलब मुझे लगता है कि सारे ही किस्से आपके साथ जो जुड़े रहे हैं वो रोचक रहे हैं, लेकिन जो ये पटना पुलिस जिंदाबाद और बिरजा कहार वाला मामला था, या पापा जी वाला मामला था, या सारे गामापा वाला, मैं पढ़ रही थी। केनरा बैंक की लूट पड़ रही थी, क्योंकि हमारे गांव में जब मैं निकली वहां, अब तो 5-6 बैंक्स हो गए हैं, लेकिन उस समय केनरा बैंक था। और मुझे याद है 2006 में नक्सलाइट हमला हुआ था, और रात के 12:30 बजे पुलिस वालों को क्यों नहीं फोन किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी फैमिली से मुझे फोन आया कि कुछ कर सकती हो तो बचाओ, क्योंकि पूरे गांव को नक्सलाइटों ने घेर लिया था। और उस समय केनरा बैंक वाले तो बहुत ही परेशान थे, और मेरे परिसर में ही वो बैंक का था, तो उसने सबसे पहले फोन किया था। तो इस तरह के मामले जब अब क्या आपके पास आते हैं, या अभी भी इस तरह के केसेस हैं बिहार में? नहीं, ऐसे देखिए, नक्सलिज्म तो ना के बराबर ही हो गया है। इवन हम्म। डीजी सीआरपीएफ का थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि बिहार में लास्ट स्टेजेस मुझे लगता है 4-5% बचा होगा। जब मैं एसएसपी गया था आज से 12 साल 13 साल पहले, तब नक्सलिज्म काफी था, लेकिन लगातार पुलिस ने प्रयास किए सभी के लेवल पे, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बिहार पुलिस, सबने मिलकर, आईबी, सबने मिलकर काफी नक्सलाइट्स की कमर तोड़ दी। तो नक्सलिज्म तो मुझे लगता है ना के बराबर ही है। और उसके अलावा जो मेजर क्राइम्स जो आप बता रहे हैं आजकल, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मिर्जा कार एक्सटॉर्शन करता था, अब ये बात सुनने में कहाँ आती है। उसी प्रकार किडनैपिंग बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, क्योंकि पुलिस ने काफी काम भी किया है, जितने गैंग्स थे इस तरह के खत्म किए सारे के सारे, और काफी काफी काम किया। इसलिए ये सब चीजें आज मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। हम्म। एक सवाल और भी मेरे अंदर, जो मैं किताब पढ़ रही थी तो कौन था, मुझे लगता है पूछ लूं। आखिर फोन आपने पहला कब लिया फाइनली? मैंने फोन काफी टाइम बाद लिया। मेरे को अजीब आयरॉनिक बात है पूजा जी, कि आज मैं फोन से अडिक्टेड हो गया। उस वक्त मैं फोन को देखता भी नहीं था, छूता भी नहीं था। हम्म। और मैं जब तक एएसपी पटना सिटी था, मेरे पास कोई फोन नहीं था। कई पब्लिक मुझे बोलती थी सर फोन ले लीजिए, तब तो सरकारी मिलते भी नहीं थे। कुछ एक दोस्त बोलते थे कि मैं आपको गिफ्ट कर देता हूँ, भाई मेरे को लगता था बड़ा महंगा है, 10,000 रुपए उस वक्त मेरे लिए बहुत होते थे। लेकिन मुझे लगता था इसकी जरूरत ही क्या, क्योंकि मैं जो भी हमारी ऑफिशियल चीज वायरलेस से पता चल जाती थी। बाकी टाइम मेरे जो लैंडलाइन था वो मैं खुद ही उठाता, ऑफिस का या घर का। हम्म। और ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैंने फाइनली फोन लिया जब मैं नालंदा का एसपी बना, उसके भी 1.5 साल बाद, जब मेरे डीएम ने बोला फाइनली कि भाई मुझे भी दिक्कत हो रही है आपसे बात करने में। तो बहुत ही सिंपल सा साधारण सा मैंने एक मोबाइल फोन लिया। हम्म। एंड जब तक मैं डीआईजी जैसलमेर नॉर्थ था, इसमें जैसलमेर में बीएसएफ में, मैं फोन को दिन में 1-2 बार ही देखता था, और रात को मैं उसको ऑफ करके सो जाता। हाँ। लास्ट 3-4 साल से मुझे एडिक्शन हो गया, और मुझे बहुत दुख है बोलते हुए सबको, जो यंग श्रोता खासकर सुन रहे होंगे। मतलब इट्स द वर्स्ट पॉसिबल थिंग। मुझे लगता है कि हम लोगों ने बिल्कुल वो डोपामिन रिलीज जो होता है माइंड में, एक एडिक्शन ऐसा कर लिया कि हर मिनट में फोन को देखने की आदत हो गई है। हम्म। मेरी वाइफ मुझे हर थोड़ी देर में टोकती है, छीन लेती है फोन, बट फिर भी एक अजीब सी, लेकिन मैं इसको बिल्कुल, आपसे बात हुई, इसको मेरे को छोड़ना है। मुझे हम्म। लगता है बहुत ही बेवकूफी की चीज है ये। मतलब हम किताब की बात करें, बट द सेम टाइम मैं लोगों को बोलूंगा कि इससे बेकार एडिक्शन कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ। नहीं, लेकिन अब तो आप नेटफ्लिक्स पे आपकी मूवी आने जा रही है, तो आप तो फिर हर कोई यही देख रहा है फोन पे ही। ये पॉपुलर होता चला गया फोन की वजह से ही। देखिए, वो सब पूजा जी किस्मत की बात है। हम्म। कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जिसमें आपका कोई हाथ नहीं होता है। हम्म। मैं टोल्ड यू, अक्षय जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अक्सर बैठ के बात होती है कि भाई बिहार में पुलिसिंग कैसी होती है, कहाँ क्या होता है।
और एज अ प्राउड पुलिसमैन जिसको अपनी वर्दी पे गर्व है, जिसको बिहार पुलिस पे गर्व है, तो कई ऐसी कहानियां थी। ऐसी एक कहानी है जिसको नीरज पांडे को बहुत पसंद आया और उसमें उस आप पे भी दिखने वाले हैं। उसमें क्या करें आप भी आओगे उसमें, मैंने सुना। नहीं, मैं कहीं नहीं आ रहा, लेकिन वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मेरा उसमें ना कोई इनपुट है ना कुछ है, लेकिन ऑफ कोर्स जो सच्ची घटना है, मैंने शेखपुरा नाम के जिले में एक बहुत दुर्दांत अपराधी को पकड़ा था, कैसे उसको पकड़ा गया, तो उसका पूरा फिक्शनलाइज वर्जन जो होता है कि जो भी उनको क्रिएटिव लिबर्टीज उन्होंने क्या ली, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने उसको देखा भी नहीं, ना मेरी उसमें कुछ भी कहीं भी किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। बट ऑफ कोर्स वो आएगा तो बिहार पुलिस के लिए बहुत गर्व की बात होगी और मुझे लगता है हर पुलिस कर्मी को बहुत अच्छा लगेगा उसमें देख। 2-3 और सवाल रहते हैं। हु इज अ बिग बॉस? बिग बॉस तो ये सब आप सोच लीजिए उस वक्त जो भी पावर में रहे होंगे उस तरह के लोगों के बारे में। हर चीज तो आप किताब में लिख नहीं सकते, लेकिन मैंने ये लिखा है, चाहे वो चार्ली माइक हो, चाहे बिग बॉस है, कोई भी हो, हर जने का बहुत ही सकारात्मक रुख है। और मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं कभी भी, मैंने बोला ना शुरू से 3-4 बार बोल चुका, डिप्लोमेटिक बात नहीं करानी तो किताब लिखता ही नहीं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। कई बार आप सोचते हैं कि एक आदमी है जो बहुत पावरफुल है, कद्दावर है, आपको लगता है कि नहीं ऐसे बोलेंगे, लेकिन उल्टा हुआ हर बार कि उन्होंने सपोर्ट किया तो बोला कि आप बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, आप ईमानदारी से काम करिए। तो आप समझ लीजिए उस वक्त जो भी पावर में रहे होंगे, जब मैं नया नया नौकरी में आया था, तो बहुत बहुत समर्थन रहा, बहुत बढ़िया काम रहा। और बाद में भी हमेशा, मतलब कभी काम करने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब कभी दिक्कत नहीं। कई कहानियां पढ़ के मुझे ऐसा भी लगा कि चूंकि आप वहां मौजूद थे स्पॉट पे, कि मतलब आपको फोन आया कि ये हो गया है और आपने सुबह रात देर रात कुछ भी नहीं देखा, बच्चे वाइफ को सोता हुआ छोड़ के चले गए। क्या ये भी एक वजह थी कि आप पॉपुलर होते गए, और दूसरा ये कि उसकी वजह से केस आसानी से जल्दी सुलझ गया? या देखिए पूजा जी, एक तो मुझे अपना, कैनरा बैंक वाला जो मैं केस आपसे कह रही हूँ वो मुझे लगा, और बहुत बार आपके इनर थिंकिंग हो या कॉन्शियस हो जिसने आपको बोला, जैसे वो सारेगामा पा वाला था या वो साहू वाला मामला था, आप आप खोज रिक्शे वाले को रहे थे, मिल डॉक्टर गया, और वो समय तो बहुत ही खराब था बिहार के लिए अगर मैं कहूँ। इसमें एक्चुअली पूजा जी सबसे पहली बात ये है कि मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ। कई बार लोग कहेंगे कि पुलिस का काम बहुत मुश्किल है, टफ है, नो डाउट बहुत टफ है, बहुत चैलेंजिंग है। मैं जब काम को एंजॉय करता तो काम नहीं रह जाता, खासकर ये क्राइम नंबर 1 और जनता के साथ न्याय, ये मेरी हमेशा की, अब बोलिए हर एक का अपना अपना एक डीएनए होता है, मेरा ये रहा है। क्राइम में मुझे मजा आता था, यूज्ड टू फाइंडिंग वेरी एक्साइटिंग कि कोई क्राइम हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। और आप धीरे-धीरे जब सोचते जाते हैं तो आपका दिमाग, इंट्यूशन सारा आपका अपने आप कहते हैं ना प्रैक्टिस, इंट्यूशन आपको एक गट फीलिंग सबकॉन्शियसली समझ में आने लगता है कि इस क्राइम में ये हुआ होगा, इसमें ऐसे सोचूंगा तो वैसे होगा। और ये हास्यास्पद बात भी है कि एक पंडित ने मेरी मदर को बोला भी था कि आपका बेटा क्राइम की दुनिया में बड़ा नाम करेगा, तो मेरी मदर को चिंता हो गई कि कहीं क्रिमिनल ना बन जाए ये। तो ऑब्वियसली लकीली मैं पुलिस वाला बन गया। ये शायद मैंने इस किताब में लिखा है, पहली किताब किसी में लिखा है मैंने इस बारे में। ओके। तो ये प्रैक्टिस इंट्यूशन से, जैसे कह रहे हैं ना सारेगामा में, मुझे पता था कि निर्दोष है कुछ लोग, उनके ऊपर मैंने एक्शन नहीं लिया, भले ही मेरे पे बहुत जबरदस्त दबाव। मुझे पता है मैंने 3 महीने वो कैसे झेले हैं। मेरे रोज पत्ते जलते थे, पब्लिक में बहुत कुछ कहते हैं ना हाय हाय टाइप होता था, लेकिन मैंने एक निर्दोष आदमी को गिरफ्तार नहीं किया। एंड अल्टीमेटली ऊपर वाली कृपा थी कि मेरे को तीनों बच्चे जो गायब हुए थे मिल गए, और उन निर्दोष आदमी के साथ मैंने अन्याय नहीं होने दिया। तो आज भी मुझे बहुत गर्व है उस पे। कैनरा बैंक में भी जाते ही मुझे अंदर जाके, आपको मैंने बताया ना, क्रिमिनल की तरह जब आदमी सोचता है तो समझ में आ जाता है कि अलार्म बैंक का क्यों नहीं बजा, और किसको पता था कि अलार्म कहाँ छुपा हुआ है, तो पता चल ही गया। फिर मुझे इंट्यूशन था कि कोई बैंक कर्मी ही इसमें इन्वॉल्व होगा। और आपने बोला जो रात भर नहीं सोने वाला, जगने वाली बात, तो एक तो आप एन्जॉय करते हैं नंबर 1, ये तो आपको लगता ही नहीं कि मैं रात को जग रहा हूँ, आपको थ्रिलिंग, चैलेंजिंग लगता है। दूसरा मेरी ड्यूटी, मुझे इस बात की तनख्वाह मिल रही, तो मैं ये नहीं बोल सकता बच्चा किडनैप हो गया तो आज तो मैं सोऊँगा, कल सुबह इसको देखता हूँ। वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं। प्लस मेरी पत्नी मेरे लिए ज़बरदस्त सपोर्ट रही है, आपने हर किताब में देखा है, हर जगह मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो वो बिल्कुल हमेशा, उसको अगर मैं गलती से थक के भी आ गया और सो गया थोड़ी देर के लिए, और ऐसा कुछ मेजर क्राइम है जहाँ पे इमीडिएट अटेंशन चाहिए, उसको एक्चुअली नाराज़गी हो जाती थी। उसके पिताजी भी राजस्थान में डीजी थे, तो वो मेरी पत्नी को हमेशा लगता था कि भई किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आप आराम कैसे कर सकते हैं? किसी की माँ इंतज़ार करे अपने बच्चे का, और बिल्कुल सही बात है।
तो अगर उस तरह से नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे कोई क्राइम सॉल्व होगा। तो ये सब चीजें रही, और ऑब्वियसली अपने परिवार को कम समय, मैंने क्या कई पुलिस कर्मियों ने कम दिया, और मैं तो अभी भी बोलूंगा, मैं तो आईपीएस अफसर हूँ, तो मेरे पास तो फिर भी रिसोर्सेज थे, मेरा परिवार मेरे साथ रह सकता था। बट हमारे जो नीचे कांस्टेबल्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, वो तो सालों साल अपने परिवार से दूर रहते हैं। उनके बच्चे कब बड़े होते हैं, उनके घर में कब त्योहार मनते हैं, उनको तो पता भी नहीं चलता है। ये सच्चाई है, क्योंकि हर त्योहार पे तो पुलिस वालों की छुट्टी होती नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा, असली सलाम मेरे जितने भी मेरे साथ सहकर्मी हैं, लोग कहते हैं आपके नीचे काम करने वाला है, हमेशा बोलता हूँ मेरे साथ काम करने वाला। हम्म, तो मेरे को बहुत गर्व है उन सभी पुलिसकर्मियों पे, जिन्होंने मतलब अपना सब कुछ त्याग कर, इतना कुछ सैक्रिफाइस करके, मतलब पूरे इंडिया में, नॉट ओनली बिहार पुलिस, पूरे इंडिया में जो लोग मेहनत करते हैं, तो हम्म, काफ़ी मेहनत करते हैं। अक्सर हम लोग पुलिस के बारे में गलत धारणाएँ रखते हैं। मैं नहीं कह रहा कि कोई भी डिपार्टमेंट परफेक्ट है। पुलिस में भी ब्लैक sheep होते हैं, हमारे भी कुछ लोग सही गलत समझ करते हैं। बट बाय एंड लार्ज मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा कि बहुत बढ़िया पुलिसकर्मी है, और मुझे तो बहुत गर्व है, और मुझसे कोई पूछे, हर जन्म में मैं पुलिस वाला ही बनना चाहता आपका भगवान में भी बहुत विश्वास है, भले ही आपने आपको पूजा करने आई हो या ना आई हो पहली दिवाली पे, लेकिन बहुत जगह मैंने ये पढ़ा आपकी कहानियों में कि आपको लगा कि हाँ चलो भगवान की वजह से ये हो गया या भगवान ने हूँ। कर दिया। मैं हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं पूजा जी, मैं धार्मिक बिल्कुल नहीं। मैं मंदिर वगैरह नहीं जाता हूँ, ना मैंने कोई अंगूठियाँ पहनी है, ना मैं पूजा करता हूँ। पूजा नहीं करता हूँ। भगवान आप बोले, मैं इन द सेंस कोई डिवाइन पावर्स तो है। हम्म। क्योंकि आई डोंट नो, आप कह सकते हैं मैं फेटलिस्टिक हूँ, लेकिन हम लोग तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। ऊपर वाला जब तक साथ नहीं देगा तो कोई चीज़ कैसी होगी? हम्म। तो अप्स एंड डाउन्स भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट लाइफ, ऑलमोस्ट परफेक्ट लाइफ ही थी, लेकिन डाउन्स भी हुए हैं। फिर हम्म। लगता है कि शायद ये नीति थी, जैसे इतना कुछ दिया है, हम्म। थोड़ा उन्होंने लिया है। हम्म। कभी-कभी बहुत बुरा भी लगता है। भगवान को मैं बोलता भी हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? हम्म। बिल्कुल मुझे बहुत दुःख होता है कभी-कभी, जब आपको पता होता है कि आप बिल्कुल सही हैं, आपने ईमानदारी से काम किया है, हम्म। फिर भी आप किसी चीज़ की सज़ा भुगतते हैं, और हम्म। आपको पता है कि सबको पता है कि आप सही हैं, हम्म। फिर भी आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। ऐसा होता है। हम्म। तो लेकिन उम्मीद है कि मतलब वही तो होगा, मतलब पहले भी हमेशा अच्छा हुआ है, तो फिर अच्छा होगा। चलते चलते दो सवाल और, ये आपकी वाइफ से जुड़ा हुआ है और शायद आप सोच पा रहे होंगे कि मैंने इतनी बारीकी से पढ़ा है, तो वो अभी तक हमने सुना बाबू, डार्लिंग, जानू, ये चुन क्या है? ये किस्सा जरा बताइए। माफी मांग रही हूँ आपकी वाइफ से मैं। हमारी नई शादी हुई थी, हाँ। तो सोचे एक-दूसरे को कुछ निकनेम रखेंगे ना। मैं तो थानो बड़ा मैं कुछ निकनेम रखे। नया-नया तो अभी पूरा रोमांटिक होता ही है। तो मेरे दिमाग में तो कुछ आया नहीं उनके लिए कि मैं क्या सोचूँ। उन्होंने सोचा चुन्नू-मुन्नू, बस ऐसे ही। तो चुन्नू-मुन्नू का चुन हो गया। तो आज भी चुन ही बोलती हैं वो। अमित तो कभी बोलती नहीं, वो बोलती चुन, डाँटती तो भी चुन बोलती है, प्यार से बोलती तो भी चुन। देखो, मैं पढ़ते हुए मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये सवाल जरूर करूंगी आपसे कि ये चुन क्या है, मतलब ये क्यों? बाबू, डार्लिंग तो हमने बहुत सुना, जानू, है ना, और 90%, 99% ये अलग ही था बिल्कुल कि चुन। अच्छा, एक नई चीज मैंने देखी आप लोगों के में, आईएएस वगैरह में भी, कि नई जनरेशन जो आ रही है या पुरानी भी, पुरानी किताबें लिखने में माहिर रही। हाँ, नीरज कुमार एक आईपीएस थे दिल्ली पुलिस में, तो उन्होंने तो किताब, वो ऐसी एक किताब लिखी जिसपे सीरियल बना उस समय में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आप पे अब फिल्म बन रही है, तो अपने शौक और किस तरह से, ये तो आप कह रहे हो कि आपने मत लिख दिया, है ना, किताबें लिख दी, और कोई शौक ऐसा, जैसे मैं कहीं पढ़ रही थी आप बोल रहे हैं कि आप आ नहीं रहे फिल्मों में, लेकिन और कोई ऐसा शौक जो रह गया हो कि चलो अब पूरा कर लें, अब बहुत नहीं, साल नहीं, हो मेरे को शौक बहुत सारे हैं। मैं बोलूँगा मुझे खेलने का बहुत शौक है। तो टेनिस, बैडमिंटन काफ़ी ठीक खेल लेता हूँ। हम्म। गाना आता नहीं था, बहुत खराब गाता था, मैंने किताब में भी लिखा है, लेकिन उसको डेवलप कर रहा हूँ। अभी तो हम्म। ख़ैर पिछले 1 साल से नहीं गया, लेकिन पहले बीच में चस्का चढ़ा। और हम्म। मेरे को लगता है अगर जो भी ये बात सुन रहे हैं, हाँ। ज़िंदगी में आपकी नौकरी के अलावा भी हम्म। आपको अपने कुछ डायमेंशंस रखने चाहिए। हम्म। क्योंकि आपका जो आइडेंटिटी है वो तो आपसे ही आती है, आपके कैरेक्टर से आती है, आपकी पर्सनैलिटी से आती है। हम्म। तो जो ऊपर वाले ने आपको रंग-रूप, हाइट-वाइट दिया, वो तो उसमें आपका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो ये जो चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं, टैलेंट हो या ना हो, मेरा तो मानना है हर जना, मैं जैसे टेनिस खेलता हूँ, ऑफ कोर्स कोई मैं रोजर फेडरर तो हूँ नहीं, हम्म। लेकिन रोज़ मैं कोशिश करता हूँ पटना में मैं 15-15, 20-20 साल के लड़कों के साथ खेलता हूँ, स्टेट लेवल के प्लेयर्स के साथ। मुझे खुद भगाते हैं, थकाते हैं, लेकिन उनको मैं पॉइंट आसानी से लेने नहीं देता। तो हम्म। उसका एक अपना मज़ा है। तो आदमी को
कुछ ना कुछ नई चीज ट्राई करती रहनी चाहिए। जैसे मेरे घर वाले पहले बोलते प्लीज आप मत गाओ, मेरे बच्चे कहते पापा गाओ मत, हमारे कान खराब हो जाएंगे, हम्म। और वो टॉलरेट कर लेते हैं। तो आदमी को कुछ ना कुछ चीजें नई करती रहनी चाहिए। और जीवन के उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत चीजें होती हैं, सबके साथ होता है, कोई मैं अकेला स्पेशल आदमी नहीं हूँ। तो उसमें शायद उस दौरान यही चीजें आपको हिम्मत देती हैं, आपको डाइवर्ट करती हैं। अगर आज मेरे शौक नहीं होते तो मैं तो फिर पता नहीं आदमी मर ही जाएगा। दिन हम्म। भर यही सोचता रहेगा कि मैं आईपीएस हूँ, आईजी हूँ, ये हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बेस्ट है कि आदमी किसी के साथ भी, मेरे साथ क्या है, सबके जो अपने उतार चढ़ाव होते हैं, हम्म। तो आदमी को कुछ ना कुछ अपने अलग पर्सनालिटी रखनी चाहिए कि उसका एक और भी उसका वजूद है। तो ये है, और जो जीवन में मिला उसको पूरा भरपूर जिए। हम हम्म। लोग सब किस्मत वाले हैं, मतलब लोगों के कितने कष्ट हैं दुनिया में। जब मैं देखता हूँ, गुजरता हूँ सड़क पे, जब देखता हूँ लोगों को, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को कष्ट है, जो भगवान बुद्ध जैसे नहीं सोचते हैं कि देयर सो मच ऑफ मिजरी इन द वर्ल्ड। तो लेकिन लगता है कि जितना आप अच्छा ही दुनिया में बांट सके, जितनी लोगों की मदद कर सकते हैं, जितना न्याय दे सकते हैं, जितना ट्रुथ का साथ दे सके, मुझे लगता है कई लोग सोच रहे हैं मैं क्लीशेड बातें बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ और ऐसे ही करता आया हूँ। और मुझे अपने आप पे गर्व है, मेरे सहकर्मियों पे गर्व है, बिहार पुलिस के सभी लोगों पे गर्व है। और ये नहीं होता तो आज समाज कब का बिल्कुल कोलैप्स हो जाता। तो अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं, लोग जितना एक दूसरे की मदद कर पाए और सच्चाई के साथ दें। मुझे लगता है थोड़ा भाषण टाइप मैंने बोल दिया, लेकिन जो मेरे दिल में मैंने बोला। एक दो शब्द कुछ गुनगुना दें, अगर आपको गाने का शौक है। खेलने के लिए तो कह नहीं सकती मैं आपको यहाँ पे। गाया तो मुझे बहुत टाइम हो गया, आई डोंट नो मैं क्या गाऊंगा, लेकिन पता नहीं कौन सा सुर होगा, लेकिन 2 लाइन गा ही सकता हूँ अभी मैं। सुर हम्म। पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाई मैं सिंगर नहीं। हम्म। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ये गाने आपको, जो है ये गाना किशोर कुमार का, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देता रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आप हमारे शो पे आए। ये थे हमारे साथ अमित, जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म पे काम करने की बात सोची है, जिन्होंने कहा है कि अपराधी को धूल चटाने जैसे कई जमात किस्से तो इनके साथ बहुत हुए, लेकिन इनके चैलेंजेस अभी भी जारी हैं। जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई उसमें मुझे पता चला कई सारे सुधार की भी जरूरत है पुलिस में, पुलिस रिफॉर्म में और पुलिस की कार्यप्रणाली में भी। तो इसी के साथ हम अपना ये साप्ताहिक शो खत्म करते हैं। फिर हाजिर होंगे नए अंक के साथ अगले हफ्ते। तब तक आप हमारी टीम को और मुझे, पूजा मेहता को इजाजत दें। नमस्कार।